प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का 2022-23 का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इस पूरे पेपर का A to Z बढ़िया से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसे अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे पेपर के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं, सभी का एक एक क्वेश्चन का बारीकी से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ में आप बोर्ड के पेपर में कॉपी लिखते समय कौन सी गलतियां नहीं करना ये भी बताऊंगा, और संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस तरीके से लिखते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये खुद अपने साइट पे यूपी बोर्ड ने जारी किया हुआ है, ठीक ना। आप भी इसे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। समय आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का, पूर्णांक आपका सेम टू सेम रहेगा। ये क्लास 10th के बच्चों का अभी 2023 बोर्ड का लेटेस्ट मॉडल पेपर है, ठीक है। यहाँ पे निर्देश समझ सकते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए गए हैं। प्रश्न पत्र आपका 2 खंड में डिवाइड किया गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ है जो इसमें आप सभी को 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जिसको प्यारे साथियों आप सभी को ओएमआर पे हल करना है। और आप सभी को ओएमआर पे हल करने के लिए किसी भी बॉल पॉइंट या नीले काले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, एक बड़ी गलती आप सभी लोग कर सकते हो, जिसको आप बोर्ड के पेपर में नहीं करना है। जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, आप सभी को ओएमआर पे तो हल करना ही है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे देखो, ओएमआर पे जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं उसको यहाँ पे हल करने के लिए 1 घंटा दिए जाएंगे। और आप सभी को ओएमआर पे हल करने के लिए इरेजर या किसी भी आप सभी को व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको आप ध्यान में रखना है। चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं बता दे रहा हूं कि जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं यहाँ पे, उसको सबसे पहले सॉल्यूशन करवा दे रहा हूं। उसके बाद बोर्ड के पेपर में कैसे जीवन परिचय लिखोगे, कैसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखोगे, कैसे अनुवाद करोगे, सब कुछ मैं एक एक चीज़ का यहाँ पे सॉल्यूशन बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को प्यारे बच्चों ध्यान से जरूर देखते रहना। आइए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बताना है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग। तो प्यारे बच्चों, जो बाबू गुलाब राय जो थे लेखक थे, ये थे द्विवेदी युग के राइटर। किस युग के? द्विवेदी युग के लेखक थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है और अपने नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में सेम टू सेम यही सब सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। बताना है कि निबंध है कि कविता है कि नाटक है कि कहानी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्यारे बच्चों, चिंतामणि पूछा जा रहा है कि किस विधा की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस है। क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है, ठीक है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो एक निबंध है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गबन किसकी रचना है, ठीक है। बताना है कि भाई मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरिकृष्ण प्रेमी। तो प्यारे बच्चों, ये जो गबन आपकी रचना है, ये है मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही फेमस रचना है। इसको ध्यान से आप सभी को तैयार करना है और अपने नोटबुक पे नोट कर लो, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन यही सब छपने वाले हैं, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हो कि शुक्ल युग की समयावधि क्या होती है, बताना है। आप सभी को यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि सन 1936 से 43 तक, 1919 से लेकर के 1938 के बीच, 1900 से लेकर 1918 तक, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, शुक्ल युग जो हमारी थी, इसकी जो समय सीमा है, समय अवधि है, ये है प्यारे बच्चों सन 1919 से लेकर के सन 1938 के बीच में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चीड़ नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। बताना कि जीवनी है, आत्मकथा है या भेंट वार्ता है या आप सभी के यहाँ पर रेखा चित्र है। तो नीड़ का निर्माण फिर, ये जो रचना है ये क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है। इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को तैयार कर लो, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग। तो प्यारे बच्चों, प्रिय प्रवास जो रचना है ये किस युग की रचना है? तो ये है द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की? द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला बताना कि भाई ये किसकी रचना है, ये बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध,
हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। ये जो मधुशाला है ये किसकी रचना है? ये है हरिवंश राय बच्चन की, अमिताभ बच्चन के पिताजी की यह रचना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत भारती किसकी रचना है? ये बताना कि भाई सियाराम शरण गुप्ता की है, या मैथिली शरण गुप्त की है, कि जयशंकर प्रसाद की है, या महादेवी वर्मा की है। तो प्यारे बच्चों भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बहुत ही फेमस रचना है भारत भारती। इसको ध्यान से समझना है और बोर्ड के पेपर के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक काल कब से कब तक है, ये बताना है। सन 1843 से लेकर के अब तक, 1643 से लेकर के 1843 तक, सन 1918 से लेकर के 36 तक, 1936 से लेकर के 43 तक। तो प्यारे बच्चों आधुनिक काल उसे बोलते हैं सन 1843 से लेकर के अब तक के हम समय को क्या बोलेंगे? आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान से समझना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो मतीराम ये आपके हो जाएंगे किस काल के कवि? ये हो जाएंगे रीति काल के कवि। किस काल के? रीति काल के कवि हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे देखो ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पूछा जा रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है, रति है, हास्य है, निर्वेद है। प्यारे बच्चों जब मैं आप सभी को रस छंद अलंकार बताया था उसमें बताया था कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रकाश। इसमें बताना कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार में ये मैंने आप सभी को एग्जाम्पल बताया था कि मनो सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रकाश। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? बताना है कि 3 होते हैं, कि 2 होते हैं, कि 4 होते हैं, कि 5 होते हैं। तो रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। रोला हो या सोठा हो दोनों के 4-4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये बताना है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बी, मान, अक या आ? तो उपसर्ग बोलेगा। ठीक है, उपसर्ग बोलेगा तो सबसे पहले वाला हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसको ध्यान समझो। चलो अब प्रत्यय, मतलब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं बताना है कि 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 3 होते हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत छाप करके बताओ। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आंसू शब्द का तत्सम रूप है। तो आंसू शब्द का जो होगा अंशु होगा या अश्रु होगा? तो आंसू हमारा गलती होता है यानी कि तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा वो हो जाएगा अश्रु। क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। अश्रु हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध रूप इसका अश्रु होता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन देख सकते हो कि यण संधि का सूत्र है। बताना है कि यण संधि का सूत्र क्या होता है? आधगुण होता है, अक सर्वेण दीर्घ होता है, कि इको यत रच्य होता है, या वृद्धे रच्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि फल से शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है। तो सबसे पहले फल धातु वाला फला फलाया फलाम, ये अगर याद रखोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चे हो जाएगा आप सभी का, यह होता है षष्ठी विभक्ति एक वचन। कौन सा विभक्ति? षष्ठी विभक्ति हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। अब ये अपठत पठ धातु का है, इसका वचन और पुरुष बताना है। तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष और एक वचन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से अभी हमने पूरे के पूरे टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया। अब आइए सबसे पहले हम यहाँ पे खंड ब को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखो पैसेज दिया गया कि सबसे पहले इसका प्रश्न ये है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया है। सबसे पहले तो पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद पढ़ने के बाद इसके 3 क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हल करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो एक और पैसेज दिया है और यहाँ पे एक और पैसेज दिया है। ठीक है, 2 पैसेज दिए गए हैं, तो दोनों में से किसी एक को हल करना है, दोनों को हल नहीं करना है। तो मैं प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बताऊंगा इस अथवा वाले को कि हे भगवान
तब के लिए, बी पद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों मैंने आप सभी को पैसेज पढ़ के बता दिया और इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, उसके बाद रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, उसके बाद ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के लिए विरुद्ध बताया गया है इसको बारे में हल करना है। ठीक है, यहाँ से 6 नंबर आप सभी क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे ये पैसेज देखिए, ये पैसेज देखिए। सबसे मैं यहाँ पे लिख करके लेकर आया हूँ, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका हम गद्यांश हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो गद्यांश में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि संदर्भ यहाँ पे लिखना है। तो संदर्भ में 2 चीज़ लिखा जाता है, सबसे पहले पाठ का नाम, फिर यहाँ पे लेखक का नाम। तो पाठ का नाम ममता हो जाएगा और लेखक का नाम हो जाएगा श्री जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब हमारा पूछा गया है कि भाई इस रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। अब इसका रेखांकित अंश का व्याख्या कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दोगे कि थाल में रखी हुई स्वर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से क्या किया था, घूस के रूप में स्वीकार किया था, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी और ममता का मानना था कि विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, या विधर्मियों के लिए क्या होता है भाई, घूस लेना विपत्ति का साधन होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो भी इसका यहाँ पर रेखांकित अंश दिया है कि भाई बोला गया कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या जितने भी अब मतलब कि धरती में पंडित हैं वो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे, इसके बारे में आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाई ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। अब इसको कैसे हल करोगे, यहाँ पे देखो अपने पिता के द्वारा घूस लेने के बाद सिक्के ममता को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दे सकते हो कि भाई कौन सा काम अच्छा नहीं लगा, विरुद्ध कौन सा बताया कि भाई सबसे पहले जो भी उसके पिताजी घूस लिए थे, सोने के सिक्के लिए थे, वही ममता को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सेकंड क्वेश्चन, दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलंग लहे, अंधों को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास जी स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। करना क्या है, इसका भी पदांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है और यहाँ पे अलंकार बताना है। ठीक है, कौन सा अलंकार यूज हुआ है। आइए सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए लाता हूँ, तो आप सभी को भी दायित्व तो बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे पैसेज लिख करके लाया हूँ। सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखोगे कि यह पद्य श्री सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संग्रह में संकलित पद्य शीर्षक से लिया गया है। संदर्भ ऐसे लिखोगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद प्रसंग लिख दोगे कि इस पद्य में कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी चरणों की वंदना की है। ठीक है, प्रसंग भी हो गया। अब व्याख्या कैसे करोगे, तो व्याख्या मतलब एक एक लाइन का यहाँ पे अर्थ लिख दोगे। ठीक है, यानी कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव प्रभु बहुत ही व्यापक है, इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है और इनकी चरणों के अनोखी प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा अगर हो जाती है तो राजा बनकर वो क्या हो जाता है, सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। एक एक लाइन का मैंने मतलब बता दिया। और मेरे बच्चे इसका हम पूछा गया है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार यूज हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। अलंकार इसमें रूपक अलंकार यूज हुआ है। ठीक है, भाषा यहाँ पे साहित्यिक ब्रज भाषा यूज हुआ है, रस इसमें भक्ति रस आया है, छंद इसमें गेय पद यूज हुआ है और गुण इसमें प्रसाद आया है, शैली यहाँ पे मुक्तक शैली का यूज किया गया है। लेकिन आप सभी से बस खाली इतना पूछा कि इसमें अलंकार बताना है, तो अलंकार बस खाली रूपक लिख दो, आप यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, आप सभी के समक्ष यहाँ पे देख सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का
संदर्भ सहित यहाँ पे क्या करना है, अर्थ। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भाषा केंद्र स्थलमस्थि। सबसे पहले यहाँ पे देखो हिंदी में खाली अर्थ लिखना है कि यह जो नगरी है, बनारस के बारे में बात किया जा रहा है कि यह जो नगरी है भारतीय संस्कृति की संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृत परमस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध। ये जो संस्कृत भाषा है सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है, और ये सभी जगह फैला हुआ है। इसका मतलब आलोक हर देश विदेश में फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शस्त्रम अध्ययनम अकरोत। यानी कि मुगल जो युवराज था दारा सिकोह सबसे पहले इंडिया में आया था, भारत में आया था और दर्शन किया हुआ था। और क्या किया, इसका मतलब क्या किया, अध्ययन किया। उसके बाद सत्यसाम ज्ञानेनम, मतलब इस संस्कृत को पढ़ करके क्या किया, इतना प्रभावित हुआ कि इस संस्कृत भाषा को क्या किया, फारसी भाषा में अनुवाद करवा दिया। बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, या ये कर सकते हो, दोनों में से को करना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन जो आप सभी को मैंने पहला और दूसरा में बताया था। इसमें करना क्या है कि दो सूक्ति यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, संस्कृत के यहाँ पे दिए गए हैं। करना क्या, इसका भी संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है। ठीक है, आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अपने देखो ये 100 पठित खंडकाव्य के आधार पे प्रश्नों को आंसर देना होता है। ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आसानी से अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बता भी दूंगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि जीवन परिचय से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर के यहाँ पे देखो, 3 और +2 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों में से किसी एक को हल करना। मैं आप सभी को यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कैसे जीवन परिचय हल करेंगे। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे देखो जीवन परिचय, यहाँ पे लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि या श्रेष्ठ नाटककार, क्षयवाद का प्रवर्तक एवं साहित्य कहानीकार थे। इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था, माता का नाम था मुनि देवी। जब ये छोटे बच्चे थे तो इनके पिता और बड़े भाई का भी देहांत हो गया था। इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया था और यह गृह के व्यापार को संभालने हेतु इन्होंने घर पर ही क्या किया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। ठीक है, परिवार जनों की मृत्यु, आर्थिक संकट से क्या हुआ, पत्नी वियोग में आदि संघर्षों को झेलते हुए रोगी होने के कारण क्या हो गया, 14 जनवरी 1937 ईस्वी को क्या हो गए, परलोक में सिधार गए। ठीक है, आसानी से जीवन परिचय इनका लिख सकते हो। ठीक है, और प्यारे बच्चों इनका आसानी से आप सभी लोग यहाँ पे 1-2 रचना का भी नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे चित्रधरा, कानन, कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कमायनी। ठीक है, सब कुछ इनकी रचना का भी नाम लिख सकते हो। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 5 नंबर के यहाँ टोटल मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों आप सभी को कवियों का भी जीवन परिचय लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है गोस्वामी तुलसीदास का, सुमित्रा नंदन पंत का, महाकवि सूरदास जी का, आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, पूछा गया है कि भाई कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, आसान है, 2 नंबर के यहाँ पे आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे 4-5 यहाँ पे आप सभी से पूछा गया कि 2 को इसमें से हल करना है, संस्कृत में ही आंसर देना है कि भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, पुरुराज कह आसित, चंद्रशेखर कह आसित, विरह केन पूजते। तो विरह वीरेन पूजते, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से कर सकते हो। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि भाई निबंध हमेशा पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में, तो कई बार निबंध करवा दिया हूँ। सारा का सारा टॉपिक आप अगर देखोगे तो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ ऑलरेडी। एक बार प्लेलिस्ट में जा करके देखो तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आसानी से विजिट कर लेना। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।